नमस्कार। भाषानामा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाषानामा के अपने साथियों को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि सिनेमा पर कुछ बातें रखने के लिए। खासतौर से अश्विनी मिश्रा, सीमांकन यादव, मैं सबको तो पहचानता नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों को जान पा रहा हूँ या जिनसे मेरा परिचय हुआ है, मैं उनके बारे में ही ये बातें कहना चाहता हूँ। उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। मित्रों, जनरली होता क्या है कि हम विद्यार्थी जो हैं या जो साहित्य के विद्यार्थी हैं या साहित्य से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो सिनेमा पर बातें बहुत कम करते हैं और अगर करते भी हैं तो हम उस सिनेमा पर ज़्यादा बातें करते हैं जो साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्में होती हैं। मेन स्ट्रीम के सिनेमा के बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं। साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों पर ही ज़्यादा बातचीत करते हैं। फिल्मांकन सही है कि नहीं है, विषय क्या होते हैं, यही होते हैं कि फिल्मांकन सही है कि नहीं है, कृति के मर्म के साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, सिनेमा और साहित्य की भाषा में अंतर किस तरह का दिखता है। इन्हीं सब मुद्दों पे ज्यादा बातचीत होती है। जाहिर सी बात है कि एक नजरिया ये है, लेकिन इस नजरिए से देखे जाने के बावजूद भी एक नजरिया और डेवलप करने की जरूरत है कि साहित्य और संस्कृति के केंद्र में सिनेमा को लाया जा सके। हिंदी आलोचना के इतिहास की अगर बात करें या हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें तो सिनेमा आलोचना की कहीं चर्चा नहीं होती है। आजकल जो कुछ भी बातचीत हम कर रहे हैं सिनेमा के बारे में, तो जनरली हो इसलिए रहा है कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों से सिलेबस में शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से बातचीत की जा रही है। इसके पीछे तमाम कारण दिखा दिए जाते हैं, जैसे माने कि ये इतर कला माध्यम है भाई, ये मनोरंजन का उद्देश्य लेके चलता है, साहित्य का उद्देश्य महती उद्देश्य है, समाज की भलाई का उद्देश्य लेके चलता है, विधागत बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ऐसा लगता है कि नजरिया बदलने की जरूरत है। जो इस माध्यम को नजरअंदाज करेंगे, हमारे जो साहित्य के अध्येता हैं, जो साहित्य के अध्यापक हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को रिवंडेंट कर लेंगे, वो रिवंडेंट हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी कला माध्यम जो होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा विकसित नहीं होता है, उसे कोई कलाकार विकसित नहीं करता है। कला माध्यम समय और समाज द्वारा विकसित होता है। उपन्यास का विकास प्रेमचंद जी ने नहीं किया था, ये किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। जितने भी उपन्यासकार रहे हैं, उपन्यास एक्चुअली डेवलप हुआ था मध्य वर्ग की आकांक्षाओं और आशाओं के लिए। आप उस दौर की कल्पना करिए कि जब व्यापारिक पूंजीवाद के दौर में लोग दूर देश जाते थे, व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे और लौट के आते थे, तो तमाम तरह की कहानियां कहते थे, सुनाते थे, और इसी प्रक्रिया में उपन्यास का जन्म होता है। कलाकार का काम या साहित्यकार का काम उस कला को या साहित्य को रूप और संस्कार देना होता है। कलाकार का काम कलाकार किसी रचना या साहित्य को जन्म नहीं देता है। इसलिए अगर भाषा और साहित्य के लोग अगर इन नए माध्यमों को नहीं समझेंगे तो अपने आप को पीछे रख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पिछड़ रहे हैं, क्योंकि इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली माध्यम है यह कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बल्कि अब तो होना ये चाहिए कि इन नए माध्यमों के हिसाब से नए साहित्यिक मूल्य गढ़े जाने चाहिए और इन माध्यमों का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। हो सकता है, मैंने मान लीजिए 1000 फिल्में बन रही हैं तो उसमें से 900 950 फिल्में खराब होंगी, 50 भी फिल्में अच्छी होंगी, 2 ही फिल्में अच्छी होंगी। भले ही उन 990 के बारे में हमें नकारात्मक बातें बतानी हो, लेकिन भविष्य यही है।
जिस तरह से धीरे धीरे उपन्यास के स्पेस को कैमरे के आविष्कार के बाद सिनेमा ने खा लिया, आज उसी वजह से उपन्यास से ज्यादा महत्वपूर्ण सिनेमा हो गया है। माने अब तो माध्यम इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि आप अंदाजा करिए कि इस महामारी के दौर में जब सिनेमा हॉल बंद थे, लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया, तमाम तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए, और अब वो 2.5 घंटे की फिल्मों की बजाय भी आजकल तो हॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म के वीडियो की लंबाई छोटी होती जा रही है। बड़ी खपत तो 30-30 सेकेंड, 5-5 सेकेंड, 10-10 सेकेंड के वीडियोस की है, आप अपने फेसबुक रील्स में देखते हैं। इसलिए दोस्तों, माध्यम जो है भौतिक परिस्थितियों की देन होता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय तक पहले जो बड़े बड़े सुपरस्टार रहे हैं, चाहे वो मैंने एक दौर रहा है सलमान खान, आज से 20-25 साल पहले का दौर अगर देखा जाए तो अक्षय कुमार, सलमान खान या अमिताभ बच्चन का दौर रहा है, विनोद खन्ना का दौर रहा है। इन लोगों को उस समय टीवी से जुड़ने में शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए आज भाई जिसने इन माध्यमों के साथ जोड़ लिया अपने आप को, वो आगे निकल जाएगा, और जो नहीं जोड़ पाएगा, आज क्या हो रहा है, आज अमिताभ बच्चन, आज सलमान खान, और अभी अभी आपने देखा होगा कि रणवीर सिंह, ये तमाम तरह के टीवी कार्यक्रमों में होस्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि लगातार नए नए माध्यम डेवलप हो रहे हैं और इनके साथ अपने आप को एक्मुलेट करने की आवश्यकता है। ये माध्यम जो है आधुनिक समय की देन के रूप में विकसित हो रहे हैं, आप इनको बदल नहीं सकते, आपको इनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनका उपयोग जरूर कर सकते हैं। जरूरत है इनके साथ जुड़कर रहने की, इनको साथ चलकर लेकर चलने की, इन पर चढ़ जाने की आवश्यकता है, सवार हो जाने की आवश्यकता है, इनके साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खैर, मैंने अपनी एक बात कही, साहित्य और संस्कृति के केंद्र में सिनेमा को लाने की बात जो मैं कह रहा हूं, लगातार इस पर लोगों ने लिखा है, बोला है, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं कि जितने भी सिने समीक्षक रहे हैं, बड़े बड़े समीक्षक अभी आज के दौर के, ये साहित्य के इतिहास में इनका नाम कहीं दर्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि सिने आलोचना नाम की कोई चीज ही अब तक नहीं बनी थी। क्या भविष्य में ये चीजें आएंगी, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। आज का विषय मूलतः जो है सामाजिक यथार्थ के बदलते आयाम और सिनेमा, मैं इस पे थोड़ी सी बातें जरूर करना चाहूंगा और इसी पे अब मूल केंद्रित करूंगा मैं क्योंकि जानने की जरूरत है कि समकालीन राजनीति के साथ सिनेमा डील कैसे कर रही है। आज के जो महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न है वो क्या है? वो हमारे सामने जो बेरोजगारी है, विस्थापन की समस्या है, निर्वासन की समस्या है, अंधराष्ट्रवाद है, स्त्रियों के प्रश्न है, दलितों के प्रश्न है, और जो जोर से मुंह बाएं खड़ी हुई है बढ़ता जातिवाद है, हिंसा की बातें हैं, सेक्स की बातें हैं। माने ये सारे जो है आज के समसामयिक प्रश्न है, ये हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ सिनेमा किस तरह से डील कर रहा है, सिनेमा किस तरफ इन मुद्दों को किस तरफ लेके जा रहा है, या छूने की कोशिश भी कर रहा है, या इन मुद्दों से दूर हो रहा है, इन विषयों पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहिए। आप अंधराष्ट्रवाद को देख लीजिए। आज का अंधराष्ट्रवाद जो एक तरह का उग्र राष्ट्रवाद है, उसने ऐसा रूप धर रखा है कि जो किसी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक है। और हमारे देश, मैंने खैर ये हमारी खुशनसीबी है कि हम बहुजातीय बहुभाषिक राष्ट्र में रहते हैं, तो शायद ये अंधराष्ट्रवाद, ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, उतना प्रभाव, उतना आगे बढ़कर हमारे ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन सिनेमा में क्या हो रहा है? ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आज के सिनेमा से गायब हो चुके हैं। आज का यथार्थ सिनेमा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यथार्थ से एक दूरी बना ली सिनेमा ने। आप उस दौर को याद कीजिए जब मृणाल सेन, सत्यजीत राय या श्याम बेनेगल
जैसे लोग फिल्में रच रहे थे, तो बहुत पहले का दौर नहीं है, लगभग 50-60 साल पहले की बात कर ले अगर। मृणाल सेन ने तो क्रूर यथार्थ की फिल्में बनाई थी, भुवन सोम से शुरू किया था, और एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जो उस दौर के यथार्थ की याद दिलाती। जाने भी दो यारों जैसी एक हास्य फिल्म भी बनी थी, जो तमाम तरह के सामाजिक मुद्दों को, उस समय की जरूरतों को सामने रख रही थी। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि कहने का मेरा यही अभिप्राय है कि आज का सिनेमा बदल चुका है। अब ये जरूर सोचने का विषय है कि भाई उस यथार्थ से इतना डिपार्चर, इतनी दूरी आखिर कैसे, माने खासतौर से 90 के बाद या वैश्वीकरण के बाद उस यथार्थ से इतनी दूरी बनी कैसे। मैंने मृणाल सेन का नाम लिया, आप वो दिन याद करिए ना, अमिताभ बच्चन के महानायक बन जाने के बावजूद भी, जब उसने एंग्री यंग मैन की इमेज एक तैयार कर ली थी, क्रिएट कर ली थी अपनी, उसके बावजूद भी पैरेलल सिनेमा जो था, समानांतर सिनेमा, यानी उस व्यावसायिक फिल्म जगत के बावजूद भी एक पैरेलल सिनेमा की यह कोशिश भी रही थी कि यथार्थ को समाज के सामने रखे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बाद जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री थिएटर के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाती, माने थिएटर से अपने आप को डिटेच कर लेती है। पहले हम देखते हैं कि थिएटर का उस पर प्रभाव रहा है, लेकिन जैसे ही उस इन्फ्लुएंस से वो बाहर आती है, और भाई जाहिर सी बात है कि वैश्वीकरण के बाद पूंजी का जबरदस्त जो आक्रमण होता है, उसके बाद से ही हम इन मुद्दों को सिनेमा से दूर होते देख रहे हैं। आज के मुद्दों पर कितनी फिल्में बन रही हैं, यह हिस्सा बहुत छोटा है। मैंने बन रही है, ठीक है। जैसे मैं उस दौर की, जिस दौर की बात कर रहा हूं कि अमिताभ बच्चन के बाद भी जो पहला सिनेमा बन रहा था, मैंने मणिकौल इत्यादि भी थे, श्याम बेनेगल इत्यादि भी थे, ये लोग फिल्में बना रहे थे और पैरेलल सिनेमा बना रहे थे, समानांतर फिल्मों की बातें हो रही थी, लगातार इन मुद्दों पर फिल्में बन रही थी, आज भी बन रही है। लेकिन आज अगर 1000 में से 2-4 बन रही हैं, तो ये हिस्सा बहुत छोटा ही कहा जाएगा। उतनी हिम्मत अब आज के फिल्मकार नहीं कर पा रहे। साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि जब राष्ट्रवाद, तथाकथित राष्ट्रवाद, मैं अंधराष्ट्रवाद जिसको मैं कह सकता हूं, कि अब जब आखिरी उफान पे है, मैंने इतनी तेजी से वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है और राष्ट्र के लिए खतरा बनता जा रहा है, यह सोच ही, यह जो राष्ट्रवाद की सोच आज के दौर में है, तब फिल्म इंडस्ट्री इसका उपयोग करने में लगी। ऐसी फिल्मों की संख्या ही बहुत कम है जो इससे इतर बन रही है। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुना जरूर है, उधम सिंह, जिसने इस फिल्म के बनाने वाले ने शायद इसमें कुछ बैलेंस रखा है। लेकिन इस मार्केट पर उधम सिंह के नायक का कब्जा नहीं है, या उस फिल्मकार का कब्जा नहीं है। इस मार्केट पर अक्षय कुमार और सलमान जैसे बिग स्टार्स का कब्जा है। तो इस तरह की फिल्में आकर भी कितना बदलाव ला पाएंगी या किस तरह का प्रभाव डाल पाएंगी हमारे सोसाइटी के ऊपर, मुझे संदेह है। अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे रचनाकार भी उसी राष्ट्रवाद को अपने लाभ के लिए यूज कर रहे हैं, और बाकी सारे नायक भी उसी राष्ट्रवाद को यूज कर रहे हैं। जो भी आज के दौर के व्यावसायिक फिल्मों के नायक हैं, जो पॉपुलर नायक हैं, जिनका मार्केट पर कब्जा है, जिन्होंने बाजार को अपना हथियार, 300, 400, 500 करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं एक एक फिल्म से। और ये सारी चीजें ये सारे के सारे फिल्मकार या ये सारे के सारे जो एक्टर्स हैं, कलाकार, मैं इन्हें नहीं मानता हूं, ये एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने राष्ट्रवाद को एक सेंसिबल क्रिटिकल नजरिए से देखने वाले एटीट्यूड से ज्यादा जो होना चाहिए हमारे, सेंसिबल क्रिटिकल नजरिया होना चाहिए, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। उसकी बजाय
भावनात्मक उफान पर तैयार कर फिल्मों को बेचा जाता है। भाई इसके पीछे कारण है कि आप माने बाजार ऐसे ही काम करता है ना, क्योंकि भावनाओं को ही तो बेचना है, और वो ऐसा बखूबी कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये नहीं है कि ये उस बैलेंस को तैयार करें जो कि एक सफल बहुजातीय बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। मैंने अभी बोला कि बाजार ऐसे ही काम करता है, तो बिल्कुल सही है। हम बातचीत भी अगर जब करते हैं सिनेमा के बारे में, तो जनरली हम किस रूप में बात करते हैं? भाई हमने मान भी लिया और है भी, घोषित है, एक उद्योग है, चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है। जब हम आप बात करते हैं तो कला माध्यम की बजाय सिनेमा को एक उद्योग के रूप में ज्यादा देखते हुए बात करते हैं। इन कारणों पर चर्चा होनी चाहिए। उद्योग घोषित होने के बाद से मैंने हर जोनर में कुछ खास मूल्यों की महत्ता बढ़ जाती है, हर जोनर, और उन मूल्यों को ही सबसे ज्यादा बेचा जा सकता है। सिनेमा भी उसके सामने झुकता है, क्योंकि मेन मुद्दा आकर मुनाफे पे टिक जाता है। आप कल्पना करिए, कल का ही आदमी अगर ज्यादा हिंसक हो जाएगा, हमारे समाज के लोग ज्यादा हिंसक हो जाएंगे, तो सिनेमा का विषय भी हिंसा प्रधान ही, माने हिंसक फिल्में आने लगेंगी, हिंसा को बढ़ावा देने वाली फिल्में आने लगेंगी। यह जो समझौता है, यह समझौता मैं सिनेमा की गलती नहीं मानता, बल्कि इस एक इंडस्ट्री के रूप में इस माध्यम के उपयोग की गलती है। जो अच्छी फिल्में बनी थी, मैं बार बार सत्यजीत राय, मृणाल सेन या इन लोगों का नाम ले रहा हूं, जो पैरेलल सिनेमा जिनको कहा जाता है। सत्यजीत राय ने सदगति जैसी या तमाम और फिल्में भी, शतरंज के खिलाड़ी बनाई। ये सारी की सारी फिल्में जो है जिस दौर में बनी थी, उस दौर में सरकार की तरफ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था। सरकार इनको अपनी तरफ से पैसा, तब ये जाके बना पाए थे। इनके भीतर वो क्षमता नहीं थी, बाजार का प्रभाव था, संभव नहीं था, शायद ना बना पाते। इसलिए जो माध्यम पूंजीवाद के कब्जे में है, जो माध्यम बाजार के कब्जे में है, वो 90 से 99% खराब होगा ही। लेकिन उसके साथ ये भी देखना होगा कि एक दो भी अगर अच्छी बने तो वह भी उसी का चेहरा है और उसे आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है। कल्चरल इंडस्ट्री फंक्शन ऐसे ही करता है। जो चीजें ताकतवर होती हैं उसके आधार पर यह इंडस्ट्री फंक्शन करता है, और जो चीजें बेची जा सकती हैं उनको वो बेचने की कोशिश करता है। आप सन 70 के बाद की राजनीति और फिल्म में गलत तत्व सक्रिय हुए, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से राजनीति में गलत तत्व सक्रिय हुए, उसी तरह से फिल्म में भी आए। दाऊद इब्राहिम के साथ या तमाम अंडरवर्ल्ड के साथ सिनेमा के जो संबंध रहे हैं, उन संबंधों के बारे में मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कुछ लिखा, वो तमाम शाह लोग जो थे उस समय। तो जाहिर सी बात है कि इनकी रुचियां भी आएंगी जब इनका पैसा लगेगा, दाऊद जैसे लोगों का। मैंने वो दौर था 70 के पहले कि कलाकार जो थे वो पूंजी वाले लोगों को तलाश रहे थे कि मुझे फिल्म बनानी है और आप फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट कर दें। लेकिन अब का दौर जो है, पूंजी वाले लोग ऐसे कलाकारों को तलाश रहे हैं जो ऐसा बड़ा चेहरा है जो उनके मुनाफे में सबसे ज्यादा योगदान दे सके, जिनका चेहरा दिखाकर, फिल्म भले घटिया हो लेकिन जिनका चेहरा दिखाकर वो 400-500 करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं। सिनेमा जब एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित हुआ तो इस माध्यम की मजबूरी ही बन गई है, तो वो करेगा क्या? उसे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। प्रचलित भावनाओं के सिनेमा बनती ही है, भावनाएं जो बिकने वाली होती हैं, जो फेमस भावनाएं होती हैं, जो फेमस इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उसी संवेदनाओं के फ्रेम में फिल्में बनती हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक छोटा सा उदाहरण अफगानिस्तान का दूं, कि अगर अफगानिस्तान में फिल्म बनती है तो किस ढंग की फिल्म बनेगी?
वो धार्मिक राष्ट्रवाद के फ्रेम में ही फिल्म बनेगी, इवन धार्मिक ही नहीं, अतिरिक्त धार्मिक राष्ट्रवाद के फ्रेम में ही फिल्म बनेगी। खैर वहां की समस्याएं दूसरी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बनी फिल्मों में अगर ये चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं तो उसका कारण सिनेमा के एक उद्योग के रूप में काम करना ही है। और सिनेमा इस हद तक इसमें ढल चुका है कि जो बड़े कलाकार या चर्चित कलाकार हैं, जो बड़े कलाकार या चर्चित कलाकार हैं, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो या उनके दौर से लेकर आज तक शाहरुख, सलमान, अक्षय तक, किसी भी एक कलाकार में, मैंने कह रहा अमिताभ तो पूरी तरह से ऋण विहीन है, आज के दौर के कलाकारों में भी किसी में हिम्मत नहीं है कि एक लाइन आज की राजनीति में जो समकालीन क्रूरताएं हैं उन पर बातचीत कर सके, उन पर एक लाइन बोल सके, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे उन्हें पता है कि हो सकता है उनका स्पॉन्सर छीन जाएगा, सेंसर का हमला हो सकता है, और अगर इन सब चीजों से भी बच जाए तो उनके खिलाफ कोई एक जातिवादी या कह लीजिए कि सांप्रदायिक समूह इकट्ठा हो जाएगा, विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं बीता होगा, 1.5-2 साल पहले की बात रही होगी, एक फेमस नायिका जो है, आप सब उस घटना से वाकिफ है कि एक मशहूर शिक्षण संस्थान में चल रहे आंदोलन में सिर्फ जाकर खड़ी हो गई, एक लाइन उसने बोला नहीं, और उसकी वजह से उसकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, जगह जगह उसके खिलाफ आंदोलन किए गए तमाम समूहों द्वारा, जातिवादी या सांप्रदायिक समूहों द्वारा। आजकल के सारे बड़े नायक जो है ना, वो सत्ता की चाटुकारिता में ही लगे हुए। मैंने जो 2-4 लोग थे जो बातचीत कर पा रहे थे, जैसे नसरुद्दीन है, अब भी बोल देते हैं, जावेद अख्तर है, जिस तरह से प्रतिरोध की आवाज बुलंद करते थे या कर भी रहे हैं, अब वह स्पेस ही, वह जगह बची नहीं है सिनेमा के कलाकारों के पास। सिनेमा के कलाकार जो है अब सिर्फ चाटुकारिता में लग चुके हैं, जबकि उत्पल दत्त का सिनेमा आपको देख लें, अपने नेचर में पूरी तरह से वो पॉलिटिकल रहा है, और स्टेट का जो खराब रोल रहा है, सत्ता का जो खराब रोल रहा है, उस रोल पर भी वह अपनी फिल्मों में क्रिटिकल रहा है। मृणाल सेन या उत्पल दत्त, कोई भी ले लो, वैश्वीकरण की सबसे बड़ी भूमिका ही यह रही है कि वह एक किस्म की संवेदनाएं परोसता है। एक ही किस्म की संवेदना, और उसे एक ही किस्म का उपभोक्ता भी चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है, तभी तो बाजार काम करेगा। अगर बाजार को एक किस्म का उपभोक्ता चाहिए तो संवेदनाएं भी एक किस्म की ही होनी चाहिए। नब्बे के दशक की फिल्मों, 80-90 के दशक की फिल्मों को देख लीजिए। गोविंदा का जो समय था, गोविंदा के समय में एक जैसी संवेदनाएं वाली फिल्में ही दिख रही थी। अक्षय कुमार के समय में एक जैसी संवेदनाएं वाली ही फिल्में दिखती, या ये जो तमाम सुपर हीरोज वाली जो फिल्में हैं, सुपरमैन टाइप के हीरो जो आ गए हैं, एक्समैन, आयरन मैन, मैंने सारे के सारे अधिकांश मैन ही हैं, एक आध जगह कैटवुमैन टाइप का चरित्र भी आ जाता है, लेकिन इनकी फिल्मों में भी एक ही संवेदनाएं, एक जैसी संवेदनाएं परोसी जाती है। वैश्वीकरण इस तरह के एक रूपी संवेदनाओं पर बहुत जोर देता है, और उन संवेदनाओं के एक रूपीकरण के कारण ही बिजनेस चलता है और सफल भी होता है। वैश्वीकरण इस चीज को जानता है, बाजार इस चीज को समझ रहा है, पूंजीवाद इस चीज को समझ रहा है कि बिजनेस बढ़ेगा तभी जब हम संवेदनाओं को का एक रूपीकरण कर लें। भाई सिंपल लॉजिक है इसके पीछे कि सब जींस पहनेंगे तो जींस ज्यादा बिकेगा, वैसे ही एक जैसी संवेदनाएं रहेंगी तो फिल्म भी उतनी ही चलेगी, ऑडियंस भी एक जैसे मिलेंगे। अगर ऑडियंस भी एक जैसे मिलने शुरू हो जाएंगे तो फिल्म भाई चलनी ही चलनी है।
हर समय और समाज में एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी तैयार हो चुकी होती है, और वही डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो है मैंने कब्जा जमाए रहती है। भले ही उसके पैरेलल एक आइडियोलॉजी भी हमेशा चलती रहती है, लेकिन सिनेमा में डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो है वो वशीकरण की आइडियोलॉजी ही है। मैं कहना इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि मैंने अभी अभी जो बात बोली कि पैरेलल आइडियोलॉजी भी एक चलती रहती है, और हम साहित्य के लोगों को, लिटरेचर के लोगों को, बुद्धिजीवियों को, विद्यार्थियों को उसी पैरेलल आइडियोलॉजी को ही पकड़ना है, और यह समझना है कि इस आइडियोलॉजी के साथ हमारा संबंध गाढ़ा होना चाहिए। हॉलीवुड को अगर आप देखें या अमेरिका के हॉलीवुड में जो चल रहा है वह डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। वहां पैरेलल आइडियोलॉजी भी है, लेकिन जो डोमिनेंट है, जो ताकतवर है, वह अमेरिकी राष्ट्रवाद को लेकर ही चलता है। हिंदुस्तान में भी भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर एक किस्म का डोमिनेंट नैरेटिव चलता है। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मैं अगर कहना चाहूं कि सांप्रदायिकता पर जो कुछ भी फिल्में बनाई जाती हैं, मतलब बनती हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो बन रही हैं, लेकिन जो फिल्में बनाई जा रही हैं वह मूल समस्या को लेकर या आधा गांव के हिसाब से नहीं बनाई जाती। वो पॉपुलर सेंटिमेंट्स के हिसाब से बनाई जाती है, और पॉपुलर सेंटिमेंट्स क्या दिखाना चाहता है कि भाई अमुक धर्म के लोग या अमुक संप्रदाय के लोग अच्छे होते हैं। फिल्में भी, ये सिनेमा जो है, ये डोमिनेंट जो आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ यही तक दिखाना चाहता है। लेकिन सांप्रदायिकता का जो इंटरनल डायनामिक है, या यूं कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल सिनारियो है कि भाई ये सांप्रदायिकता कैसे फलता फूलता है, कैसे काम करता है, इन कॉम्प्लिकेशंस में सिनेमा के पास जाने की छूट नहीं है। हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत हम जा भी पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी ऑडियंस है जो ये देखना चाहती है, लेकिन कई देशों में तो इस तरह की फिल्में बनाना संभव ही नहीं। हमारे यहाँ है, एक समूह है, क्योंकि हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं कि जहाँ प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, बहुजातीयता या बहुभाषिकता का प्रभाव रहा है, संस्कृति की बहुलता है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से हम एक रूपता बनाए हुए हैं। कोई भी कला माध्यम जो अनुभूतियों से जुड़ी होती है, उसमें एक बड़ी समस्या होती है कि उसमें अतिशयोक्ति में जाना। कोई भी कला जो आपकी अनुभूतियों के साथ जुड़ी, जो आपकी संवेदनाओं के साथ जुड़ी। भाई सिनेमा इसीलिए देखते हैं ना लोग कि कुछ अलग दिखे। अगर उसमें एकदम नॉर्मल चीजें दिखा दी जाएंगी तो सिनेमा देखने कौन जाए। अगर प्रेम दिखाया जा रहा है सिनेमा में, रोमांस दिखाया जा रहा है, तो रोमानियत की अति कर दी जाती है। राष्ट्रवाद पे बात की जा रही है तो राष्ट्रवाद की भी अति कर दी जाती है। सिनेमा जैसा माध्यम तो कई बार, किसी भी माध्यम की बात कर लें, लेकिन सिनेमा जैसा माध्यम तो कई बार अतिरिक्त अतिवादिता दिखा देता है, और उसी अतिवादिता के चलते ही कई बार हम यथार्थ से इतनी दूर चले जाते हैं कि ये भविष्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये दूर जाना। यह चीज जो है सामान्य लोगों के सेंसिबिलिटी डेवलपमेंट या मान लिया जाए सेंसिबिलिटी को बिल्ड करने में एक बाधा की तरह काम करता है। यह अतिवादिता का ही प्रभाव। आप हमारे यहाँ जो एक नैरेटिव तैयार हो गया है सिनेमा में, जैसे सेक्स, प्रेम और स्त्री छवि की बात कर लें, अगर इस संबंध को सेक्स, प्रेम और स्त्री छवि, ये तीन ऐसी चीजें हैं। इस संबंध के बारे में बॉलीवुड और हॉलीवुड ने इस संबंध को इतना विकृत बना दिया है कि
क्या सेक्स क्या है? सेक्स एक बहुत सामान्य सी चीज है जिसका प्रेम से एक स्वाभाविक संबंध है भाई। बस इतनी सी बात है, और इसमें तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पर एक सामान्य सी चीज है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ आपका शारीरिक संबंध होना चाहिए। आपका प्रेम टूटता है, दूसरा प्रेम होता है, तो दूसरे के साथ आपके संबंध बनते हैं। कोई भी सामान्य इंसान, एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान, उसको ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हर तरफ इमेजेस की ऐसी बाढ़ आ गई है कि आप टेलीविजन खोलें, फिल्में देखें, और मैंने क्या कहूं, आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां सेंसर बोर्ड का इंटरफेरेंस ही नहीं रहा, इन जगहों पर स्त्रियों की ऐसी छवि बना दी गई है कि आज उस इमेजरी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे आप। प्रेम का जो संबंध है, जो आपको सामान्य तरीके से दिखना चाहिए था, वह कहीं भी विकसित नहीं हो सकता। अगर स्त्री को इसी रूप में हम प्रस्तुत करते रहेंगे, या सिनेमा बनाने वाले लोग प्रस्तुत करते रहेंगे, उसी रूप में दिखाते रहेंगे, या मैं सिर्फ स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों को भी उसी तरह से पेश किया जा रहा है, तो आपके सेंसेस से वह छवि जाएगी ही नहीं, वह रहेगी। इमेजरी की इतनी बाढ़ आ गई है कि मैंने आज आप बाकी गानों को छोड़ दीजिए, मैंने गानों को तो लीजिए, गानों को छोड़ के भी आप देखें कि हर फिल्म में आजकल आइटम सॉन्ग्स आ जाते हैं। उनका फिल्म की कहानी से, फिल्म के मैंने कथ्य से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन वो जबरन डाले जाते हैं, बाजार का प्रभाव। इन गीतों को देखने के बाद क्या दर्शक स्त्रियों को प्रेम करने के रूप में देखेगा या सिर्फ शरीर के रूप में देखेगा? इस अतिवादिता से प्रेम करना ही कठिन हो गया, या यूं कह लें कि प्रेम के साथ एक जो दायित्व बोध आता है, परिवार और समाज का जो दायित्व बोध लेकर हम चलते थे, उस दायित्व बोध की लॉन्जिविटी को ही, लंबाई को ही छोटा कर दिया। प्रेम करना अब एक क्षणिक चीज है, आप एक रात में भी प्रेम कर सकते हैं, 6 महीने भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन एक टिकाऊ प्रेम या ऐसा प्रेम जिसमें दायित्व बोध हो, उसके लिए आप प्रेम अब नहीं कर सकते। और ये हुआ कैसे है? ज्यादातर स्त्रियों की और पुरुषों की भी ऐसी छवि बना कर की मुनाफा के लिए एक काम कर लिया, और ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत बेशर्मी के साथ इन चीजों को फोड़ भी लिया गया, और नाम क्या दिया गया? चॉइस का नाम दे दिया गया। क्या ये सारा मामला स्त्रियों के चॉइस का है, यह कहकर इसे लोगों के सामने पेश कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता में इस चीज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को बढ़ाने का ही काम किया गया। समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों को विकसित होने में, बल्कि इसके जरिए बाधाएं पैदा की गई। यह भी एक तरह का समरूपीकरण ही है, स्त्रियों की एक ही छवि दिखाना, क्योंकि इससे ही मुनाफा होना है। सब लोग स्त्रियों को ऐसे ही देखें तो ज्यादा फिल्म भी देखेंगे। और मान लीजिए अगर विरोध शुरू हो जाता है कि भाई क्या बात है, क्यों हर चीज, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे सीमेंट हो, जो कुछ भी बेचना हो, तो स्त्रियों की ऐसी छवि का इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये विरोध आप करना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। पर डोमिनेंट यह है कि पॉपुलर सेंटिमेंट्स का यूज किया जाता है। सोसाइटी इतनी एजुकेटेड और समझदार नहीं है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन अपना काम करता है, और उसके अच्छे वैल्यूज का, माने हमारे समाज के जो मोरल वैल्यूज, अच्छे वैल्यूज है, उसका बंटाधार भी करता चलता है साथ। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, यथार्थवाद सिनेमा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन सिनेमा यथार्थ से ही दूर चली जाए यह भी स्वीकार नहीं, ये ठीक नहीं हो। माने इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि बहुत तामझाम से भी कुछ काम, जो बात मृणाल सेन या उस दौर के फिल्मकार कहना चाह रहे थे, आप एक कुछ छोटे से कामों के जरिए, आप एक सुंदर बढ़िया अच्छा एनिमेशन बनाकर भी उन्हीं बातों को आप कह सकते हैं। आप मिथकीय चरित्रों के जरिए भी उन मूल्यों पर बात कर सकते हैं जो जरूरी मूल्य है। लेकिन माने
हमें हमारे समय की राजनीति से, हमारी जरूरतों से दूर करना, सिनेमा का जो उपयोग हो रहा है, उसकी प्रस्तुति का जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो खासतौर से पिछले 30 वर्षों में बहुत घातक साबित हुआ है, क्योंकि इसने डेफिनेटली आज की राजनीति से हमें दूर किया है। आज की हमारी जरूरतें, या शुरुआत में ही जो जिन मुद्दों की मैंने बात की कि समसामयिक मुद्दे, जो जरूरी मुद्दे हैं, वो मुद्दों से हमें दूर कर रहा है। माने ताकत तो इसके अंदर बहुत है, इमेजरी गढ़ने की जो इसकी ताकत है, माने छवि निर्मित कर देती है। मैं ये मानता हूं कि इस देश में मेरे हिसाब से कि अगर कोई एक महानायक है तो गांधी जैसा बड़ा महानायक कोई नहीं, देश का सबसे बड़ा नायक। लेकिन गांधी कैसे रहते थे? भाई धोती पहनते थे, नंगे बदन घूमते थे, गोल चश्मा पहनते थे, हाथ में एक डंडा लेके घूमते थे। लेकिन भारतीय युवा के सामने हेनरी यंगमैन का जो समय आया, जो दौर आया, उसने रियल नायक को ही रिप्लेस कर दिया। गांधी अब नायक, भारतीय युवा के नायक गांधी नहीं रह गए। गांधी के मूल्य जो थे वो सिनेमा में दिखने बंद हो गए थे, और भारतीय युवा बेसिकली उन्हीं संस्कारों में जीना चाहता है जिन संस्कारों को वो एंग्री यंग मैन युग के बाद के जो नायक दिखा रहे हैं। वैसा ही कपड़ा पहनना है, वैसा ही खाना खाना है, वैसी ही गाड़ी खरीदनी है, वैसी ही नौकरी चाहिए, वैसी ही शादी होनी चाहिए। ये भारतीय युवा के सपनों में सब कुछ चल रहा है। मैंने स्थिति यहां तक की है कि मुझे याद है 2-3 फिल्में ऐसी आई थी, तेरे नाम जब फिल्म आई थी तो रास्ते में लोग सलमान खान की तरह की हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिए थे। या और एक फिल्म बड़ी मजेदार थी, गजनी, आमिर खान की जो फिल्म आई थी, आपको याद होगा कि उसका हेयर स्टाइल जो था, मैंने सर में टाके लगे हुए थे। लेकिन तब मैं लोकल ट्रेन से जर्नी करता था तो 1-2 आदमी रोज ही उस तरह का हेयर स्टाइल किए हुए दिख जाते थे। चोट की वजह से उसका हेयर स्टाइल ऐसा था, लेकिन ये फैशन बन गया। और भारतीय युवा इन्हीं संस्कारों में ही जीना चाहता है। स्वाधीनता आंदोलन से जो मूल्य तैयार हुए थे, जो मूल्य बने थे, उन मूल्यों की तरफ उनका कोई आकर्षण ही नहीं। देखिए, पहली नजर में बहुत मामूली सी चीज है, सब कुछ चल रहा है, चल ही रहा है, सही बात है। मतलब अब लोग घूम रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, चल रहा है आराम से। लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। 90 के बाद की फिल्मों में देख लीजिए, जो नायक की इमेज तैयार हुई है, उस नायक, वो नायक जो है अब हमारे देश का जो हाशिए का समाज है, उस हाशिए के समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो करोड़पति है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, अच्छी मोटरसाइकिल चलाता है। 1-2 फिल्में गिनी चुनी ऐसी आई होंगी, अदरवाइज बाकी सारी फिल्में, जो पॉपुलर सिनेमा जो रहा है, लोकप्रिय सिनेमा जो रहा है, वो सिनेमा इसी तरह के फिल्मों को दिखाने की कोशिश करता है। अगर उधर देख लें, माने ये नायक के छवि की बात कर लें, तो हॉलीवुड की तरफ ही जाएं तो हॉलीवुड के नायकों की स्थिति देख लीजिए कि अब कैसा हो गया कि बंदूकों की जो स्थिति थी, नायकों के हाथ में जो बंदूक थे, तो पहले छोटे छोटे बंदूक थे, अब धीरे धीरे उन बंदूकों का साइज बढ़ता जा रहा है और वो सामान्य आदमी नहीं उठा सकता। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के हाथ में बंदूक जो आ रही है अब वो एक नली की नहीं होती है, उसमें 6-6 नलियां होती है। एक साथ 6-6 गोलियों से वो आक्रमण करता है। एक ही फिल्म में मल्टी नायक हो चुके हैं, माने नायकों की भरमार हो गई। अब केवल सुपरमैन या केवल हीमैन से काम नहीं चल रहा। अब सारे के सारे हिंसक मैन, एक्स मैन, वो सारे के सारे मैन जो है, सारे के सारे हिंसक नायक जो है, वो एक ही फिल्म में आ जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही नायकों को दिखाकर ये बाजारवाद या पूंजीवाद आपकी उन सामाजिक जरूरतों से ध्यान भटका सकते हैं जो आपकी वास्तविक जरूरतें हैं, और वो लगातार इस पर कोशिश करते रहते हैं। गांधी जिस लड़ाई की बात करते थे, गांधी की लड़ाई सामूहिक थी। वो लड़ाई अकेले गांधी भी नहीं लड़ सकते थे, उसमें सबका योगदान था, सबको योगदान देना था।
लेकिन अब ऐसे नायक तैयार हो चुके हैं, ऐसा एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है कि इन नायकों पर आप जिम्मेदारी डालकर आराम से बैठ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जेम्स बॉन्ड से लेकर अब तक का जो हॉलीवुड का ट्रांजिशन है, माने ये ट्रांजिशन शुरू होता है जेम्स बॉन्ड से लेकर आज तक का ये ट्रांजिशन मैं बात कर रहा हूँ। आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के रूप में देखिए, माने अगर कुछ बातें मैं सांप्रदायिकता की भी जोड़ना चाहूँ तो ये ट्रांजिशन और ज्यादा खतरनाक महसूस होने लगता है। लगातार इस पर माने तमाम गायत्री चक्रवर्ती, जीजेक, नॉम चॉम्स्की, एडवर्ड सईद, होमी भाभा इन फिल्मों का विश्लेषण कर रहे हैं। एडवर्ड सईद ने दिखाया है कि कैसे हॉलीवुड ने इस तरह की हिंसा का प्रश्रय दिया और एक खास तरीके से दिया है कि इफरात में मुस्लिम वर्ग की, मतलब इफरात में ऐसी फिल्में आई जिसने मुस्लिम वर्ग की, पूरे मुस्लिम वर्ग की इमेज आतंकवादी की बना दी। इफरात में बहुत सारी फिल्में, कितनी फिल्में आई। श्वार्ज़नेगर एक शहर में घुसता है और जिनके सर पे टोपी है, जिनके सर में दाढ़ी है, जिनके मुंह में दाढ़ी है या पगड़ी है, माने इवन इस नैरेटिव के चलते बहुत सारे पंजाबी सरदार भी हत्या चल। फिल्म में घुसता है शहर में और पगड़ी दाढ़ी वालों को मार देता है। अब इसका जनरल इफेक्ट क्या पड़ रहा है? यूरोप और अमेरिकन कॉन्शसनेस में मुसलमानों की छवि ही आतंकवादी की बन गई है। जबकि मैं भी एक मुस्लिम कंट्री में 2 साल 2017 से 19 काम किया हूं। जितने मुसलमान वहां के प्रोग्रेसिव है, पूरी की पूरी कंट्री मुस्लिम है, शायद ही कोई 2 या 3 चर्च है पूरे देश में, मंदिर एक भी नहीं है। लेकिन जितने प्रोग्रेसिव मोरक्को में वहां के मुसलमान हैं, इंडिया के भी नहीं। मैं खुल के कह सकता, हिजाब या बुर्का माने जबरन कुछ वहां इस तरह का नहीं है। आतंक का नामो निशान नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना 2 साल में कि कोई आदमी जो है गोली लगने से मरा। पूरा मिडिल ईस्ट को एक आतंक के अड्डे के रूप में प्रोजेक्ट कर देना और उन्हें अज्ञानी और अनकल्चर्ड साबित कर देना, यही इनका उद्देश्य था। हिंदुस्तान में भी ये कोशिश होती है, लेकिन यहाँ का प्रोग्रेसिव वर्ग जो है, जो प्रगतिशील एक ग्रुप है, एक समूह है, जो मुसलमानों की छवि अच्छी भी दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही ये खराब लोग कोशिश करते हैं दिखाने का, वैसे ही एक अच्छी छवि भी, एक ऐसी फिल्म बना दी जाती है हिंदुस्तान में कि मुस्लिम अच्छे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि इसका ह्यूमन साइकी पर कितना असर पड़ रहा है, जबरदस्त असर। माने अमेरिका वगैरह में इन फिल्मों की वजह से पगड़ी और दाढ़ी लगा के घूमने लगे तो लोग भाग जाएंगे। आप आपके फेसबुक रील्स में एक वीडियो आता है, आप लोग देखते होंगे, जो तमाम तरह के छोटे छोटे वीडियोस हैं, उसमें आता है कि अरबी की तरह कपड़ा पहना हुआ एक आदमी जो है और सर पे टोपी रखे हुए एक बैग लेके भाग जाता है, बैग फेंक के भाग जाता है कहीं सैलून में, कहीं बस में। तब इतना ही मैंने तुरंत ये सोच लेना कि ये किसी मुसलमान ने फेंका है तो बम ही हो। ये साइकी तैयार की, इतना सामर्थ्यवान है सिनेमा कि लोगों की सोच ही बदल दे रहा है। साहित्य के लोगों को ये समझना पड़ेगा, अगर नहीं तो यह खतरनाक है। हॉलीवुड में पैरेलल भी बनता है क्योंकि वहां कुछ संपत्ति है, बहुत पैसा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि साइकिक का निर्माण जो होता है वो मेन स्ट्रीम सिनेमा ही करता है, जो पॉपुलर सिनेमा, क्योंकि शिक्षा की पहुंच बहुत ही सीमित है और शिक्षा बाजार के कब्जे में धीरे धीरे जा रही है। मतलब हमारे माता पिता ने जिस तरह से गांव में रह के पढ़ाई कर ली थी किसान के बच्चे रहते हुए, या आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि आज गांव का किसान या जो डेली बेसिस पे मजदूरी कर रहा है, वो अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ा पाएगा? शिक्षा उसे कैसे मिलेगी? क्योंकि भाई प्राइवेटाइज सब कुछ बाजार के कब्जे में ही जा रहा है। अब शिक्षा लोगों तक शिक्षा की पहुंच है ही नहीं।
हिंदुस्तान में एक बड़ा लॉट है जो इस तरह की फिल्मों के अगेंस्ट कुछ ऐसी फिल्में बना देता है जो इंपीरियलिज्म का भी विरोध करने लगती है, लेकिन अमेरिका के लिए बड़ा टूल है और वो इस चीज को हाथ से जाने नहीं दे। मैं कुछ दिन पहले भी एक जगह सिनेमा और साहित्य के अंतर्द्वंद पे बात कर रहा था, तो इन बातों को मैंने वहां भी शेयर किया। मैंने एक फिल्म की बात की थी, बॉलिंग फॉर कोलंबाइन, जो उस फिल्म में अमेरिका और कनाडा, जो दोनों देश एक दूसरे से सटे हुए हैं, उन दोनों देशों की स्थिति के बारे में बताया गया है कि कनाडा में लोग हथियारों से नहीं मरते हैं, लेकिन वहीं अमेरिका में गोलियों से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा। कारण क्या है? दोनों के बॉर्डर सटे हुए, आर पार आप जा सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कनाडा में आर्म्स से रिलेटेड जो कानून है वो बहुत सख्त है, और अमेरिका मतलब इतनी घटिया सोच है उनकी कि अपने देश के लोगों के साथ ही उस आर्म्स इंडस्ट्री को बूम करने के लिए अपने देश के लोगों के साथ ही वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। पूंजीवाद मैंने खेलता ही है अनुभूतियों से। ज्ञान का जो विस्फोट हुआ है उस पर नियंत्रण अगर हम करने भी जाएं तो अनुभूतियों के जरिए ही कर सकते हैं, और अनुभूतियों के लिए नियंत्रण के लिए सबसे उचित माध्यम, मैंने सत्यजीत राय ने भी बोला था कि भाई सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारी कलाएं हैं, इसमें संगीत है, इसमें साहित्य है, इसमें चित्रकला है, मैंने सारी कलाएं मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाजार की ताकतें इस पर कब्जा करना चाह रही हैं और कर भी रही हैं, क्योंकि उन्हें अनुभूतियों पर ही नियंत्रण करना, और अनुभूतियों पर नियंत्रण करने के लिए जब ये ताकतवर माध्यम उनके पास है, सबसे उचित माध्यम, तो मैंने यही बातें हैं। कहना मैं ये चाहता था कि लिटरेचर को, साहित्य को यह रोल प्ले करना होगा कि जिस यथार्थ से सिनेमा ने दूरी बना ली है, वो यथार्थ का बोध चाहे वह किसी भी कलात्मक शैली में हो, यथार्थवाद की शैली में हो, आदर्शवाद की शैली में हो, जादुई शैली में हो, मिस्टिक तरीके से, कोई भी तरीका, लेकिन उस यथार्थ के बोध को, उस यथार्थ से उसकी निकटता हो। और यह काम बुद्धिजीवियों, साहित्य के अध्येताओं या हम लोगों को ही यह रोल प्ले करना है, क्योंकि प्रतिपक्ष में हम ही लोग बैठे। समाज जैसा होता जाता है उस हिसाब से विधाओं का स्वरूप भी बदलता रहता है। जैसे उपन्यास विकसित हुआ था जब, तो मध्यवर्गीय समाज की जरूरतों के हिसाब से वह व्यापारिक पूंजीवाद से संपर्क में आने के बाद जो नया वर्ग तैयार हुआ, उसने दुनिया को देखने की जो सामंती दृष्टि थी उसको बदला और उसका माखौल हुआ। मैंने जब उपन्यास पैदा हुआ तो उस समय यूरोप में जो विक्टोरियन नायक थे या हमारे यहाँ जो नायक थे, उन्हें तोड़ा गया, उन्हें हटाया गया। लेकिन समाज जैसे जैसे बदलता गया तो उपन्यास का चरित्र भी बदलता गया। हिंदी में पहले आदर्शवादी उपन्यास थे, फिर आप प्रारंभिक ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बाजार का पक्ष लोग समझने लगते हैं, बाजार का प्रभाव पढ़ने लगता है, तो उपन्यास का चरित्र भी तिलस्मीय यारी हो जाता है। यहाँ पॉपुलर टोन को ध्यान में रखा जाता है। वैसे ही सिनेमा भी एक विधा के रूप में ही विकसित हुई, और हमने भाई उसमें अच्छी अच्छी चीजें भी समय समय पर देखी। जो भी ज्यादा उसमें बुरी चीजों का जो समावेश हुआ है कि पिछले 30 वर्षों में और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में सिनेमा में भी ठीक वैसी प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं जो सिनेमा के उस पक्ष को हावी कर दे रही हैं जो खतरनाक ढंग से बाजार और मुनाफे पर केंद्रित है। वैश्वीकरण के कारण सिनेमा का कोई भी मंच हो, सिनेमा आज सब जगह प्रसारित हो रहा है, चाहे वो टीवी हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे मोबाइल हो, हर जगह वो एक्सेप्टेबल है। सिनेमा हर जगह पहुंच गई और वैश्वीकरण, समरूपीकरण कर चीजों को बेचता है। वह नहीं देखता कि इस तरह से किस तरह वो बाकी चीजों को भी नष्ट कर दे रहा है। यानी मैंने जीन्स का उदाहरण दिया कि भाई जीन्स को बेच रहा है, तो जीन्स को बेचने के क्रम में वो आदिवासी समाज के कपड़ों को नष्ट कर रहा है। धोती खत्म होती जा रही, पारंपरिक परिधान किस तरह से नष्ट हो गए, भाषा के समरूपीकरण के चक्कर में किस तरह से तमाम भाषाएं नष्ट हो गई।
वैसे ही सिनेमा में भी जो समरूपीकरण जन्म ले रहा है, उसी वजह से जो तमाम हमारे छोटे छोटे मूल्य थे, चाहे वो स्वाधीनता आंदोलन से पैदा हुए मूल्य हों, चाहे बाद के समय में जो मूल्य आए, वो मूल्य भी नष्ट हो रहे हैं। सेक्स, प्रेम और हिंसा की अगर बात करें तो यह सब मजबूरन ही परोसा जा रहा है। मतलब सिनेमा परोस रहा है भाई, दबाव में है, बाजार के दबाव में है। अगर आप यथार्थ पर फिल्म बनाने की सोचे भी तो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर तक ही पहुंच सकते हैं, आप मृणाल सेन तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। आप मीडिया पर अगर फिल्म बना रहे हैं तो आप उसका मजाक ही उड़ा सकते हैं। वहां जो जैसे आपको याद होगा पिपली लाइव, नत्था की कहानी थी, लेकिन वो बनते बनते आखिर में मीडिया की कहानी बन गई और मीडिया का मजाक उड़ाया गया। लेकिन किस तरह से बड़े उद्योगपति घराने जो आज के हैं, वो पत्रकारों की खरीद फरोख्त में लिप्त हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आप नहीं दिखा सकते। इसका इंटरनल डायनेमिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं कितना खतरनाक है, उस सच को आप नहीं दिखा सकते। ऐसे समय में हमारी भूमिका क्या होती है? यथार्थ के साथ सिनेमा का जो संबंध विकसित हुआ है और यह संबंध कितना गहरा विकसित हुआ है, यह समझने का दायित्व, समझने का ही नहीं समझाने का भी दायित्व बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों का ही है। लेकिन हम इस यथार्थ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज जब 15 मिनट के वीडियो की भरमार है, तब हम एक कवि की डायरी या मुक्तिबोध की डायरी पढ़ने में लगे जा रहे हैं। सामाजिक यथार्थ की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि इसने आज के बुद्धिजीवियों को भी बदल डाला है। आप टीवी न्यूज देखिए, टीवी न्यूज देखें तो बुद्धिजीवी के नाम पर जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस देश के वास्तविक बुद्धिजीवी है ही नहीं। माने आजकल जो टीवी न्यूज दिखाया जाता है उसमें आजकल का जो टीवी न्यूज दिखाया जा रहा है उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों के अधिकार और उनकी समस्याओं पर बात करने वाला कौन है? मौलवी आते हैं। आप कल्पना करिए कि मौलवी आज के बुद्धिजीवी बन गए हैं, जबकि मुसलमानों की समस्या को जानने वाला वहां बैठना चाहिए, जो इन समस्याओं पर शोध कार्य कर रहा हो उसे बात करनी चाहिए। लेकिन हमने बैठाया किसको है? मौलवियों। अब दुनिया प्रतिनिधियों के हाथ में जा चुकी है। ये जो विश्व है और ये प्रतिनिधि मतलब हमारे तैयार किए हुए नहीं, ये प्रतिनिधि हमारे आपके नहीं हो सकते। इन्हें बाजार ने तैयार कर दिया, इन्हें बाजार ने बनाया। वो वास्तविक प्रतिनिधित्व दे भी नहीं सकते। तो इस तरह की दुनिया और क्रूर यथार्थ के समय अभी भी हम लोगों के साथ ही संभावनाएं बची हैं कि थोड़ा बहुत बचा लें। जितना बचा है उतना बचा लें, मतलब कोशिश कर सकते हैं। अभी भी समय है कि पारंपरिक माध्यमों से बाहर निकलकर इन माध्यमों को हम अपनाएं। इन माध्यमों को समझेंगे तभी, जाहिर सी बात है कि समाजशास्त्र समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से प्रिंट का समाजशास्त्र है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किताबों की पॉपुलैरिटी प्रकाशकों के नेटवर्क से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ कि मैंने आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको आपके जीवन में 2-2 कौड़ी की ऐसी किताबें मिलेंगी, लेकिन जिनको पढ़ने की बजाय फेंक देना उचित है, लेकिन वो बेस्ट सेलर में आती है। ये प्रकाशक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किन किताबों को पॉपुलर करना चाहता है और किन्हें डंप करके रख देना चाहता है। तो इसके भी, सिनेमा के भी समाजशास्त्र को समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से लोकप्रिय साहित्य का समाजशास्त्र डेवलप हुआ, मैंने लोकप्रिय साहित्य का समाजशास्त्र यही बताता है कि भाई सारा का सारा लोकप्रिय साहित्य खराब नहीं होता। मेजॉरिटी खराब हो सकती है क्योंकि वह साहित्यिक मूल्यों और उत्कृष्ट उद्देश्यों को लेकर चलने की बजाय, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट को साथ लेकर चलती है। प्रेमचंद और
गुलशन नंदा जो दूर चले गए सिनेमा से, निकल भागे, मैंने सिनेमा को काली मैया उठा ले जाए, ऐसा भी किसी ने कहा था, मुझे नाम इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई तो कारण रहा होगा भाई, खराब था तभी तो कुछ हिस्सा खराब रहा होगा, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सब खराब है। पॉपुलर के नाम पर बहुत कुछ मैंने अच्छा भी कभी कभी मिल जाता है। कुछ फिल्में भी कुछ ऐसे वैल्यूज हमें दे जाते हैं, इस डिफरेंस को जानने की जरूरत है। इसीलिए मैंने लोकप्रिय सिनेमा का समाजशास्त्र विकसित हुआ और जरूरत उसे और ज्यादा विकसित करने की। और इसलिए नहीं कि हमें सिनेमा के महत्व को प्रतिपादित करना है, बल्कि सिनेमा के जो साहित्यिक पक्ष है, जो यथार्थ के करीब ले जाने वाला पक्ष है, उसको मुनाफे वाले पक्ष के साथ के फर्क को मैंने समझा कर लोगों को समझाना होगा कि भाई मुनाफे वाला जो पक्ष है उसका साहित्यिक पक्ष और यथार्थ के साथ का जो पक्ष है वो डिफरेंस समझाकर लोगों के बीच में सिनेमा माध्यम के उपयोगिता को लाया जा सके। पूंजीवाद काम ही ऐसे करता है। किसी ने कहा भी था कि संगीत पूंजीवाद की आत्मा है। भाई अब गोरकी ने 1895-96 में जब वो पहली बार देख रहे थे तो उन्होंने कह दिया था कि भाई इसको देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं और बहुत जल्दी इसका खतरनाक रूप भी हमारे सामने आने वाला, क्योंकि पूंजीवाद के काम करने का तरीका यही है, वो कला माध्यमों पर नियंत्रण करना चाहता है और उन माध्यमों पर नियंत्रण करके वो आपकी अनुभूतियों को नियंत्रित रख सकता है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि भाई आखिर में कि समाजशास्त्रीय अध्ययन की अच्छी जरूरत है इन चीज़ों को जानने पहचानने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत सारी धाराएं विकसित हुई हैं, समाजशास्त्र की बहुत सारी सिनेमा के समाजशास्त्र से संबंधित विकसित हुई हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कुछ साहित्य और संस्कृति में भी तत्व है जो रोकते हैं कि भाई सिनेमा देखनी बुरी चीज़ है, उससे थोड़ा सा बचिए आप लोग, बच्चे खराब हो जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम तरह के सामंती तत्व हैं। इसीलिए अभी भी हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो मैं यही अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ भाषानामा के पूरी टीम को कि ये मौका मुझे देने के लिए।